हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन भारद्वाज, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्माइल एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, लिविंग वर्ल्ड के बारे में। अब लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है, इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट जो है पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एक और हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, दैट इज कॉन्शियसनेस। एंड व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? मीन्स ability to respond to the stimulus. वो एबिलिटी जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू। जैसे मान लिया हाई टेम्परेचर है या कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही हम उसको टच करते हैं, हम हमारे हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये रिस्पॉन्ड होता है। और ये रिस्पॉन्ड हर टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है। मींस कॉन्शियसनेस जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कहने के लिए, डिफाइनिंग फीचर कहने के लिए हम दो क्राइटेरिया को फॉलो करवाते हैं किसी भी कैरेक्टर के थ्रू। पहला कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो पार्टिकुलर जो फीचर है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस जो है वो किसी भी नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होती और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से हम कॉन्शियसनेस को भी डिफाइनिंग फीचर जो है वो कह सकते हैं। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट्स का, तो प्लांट्स भी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे मान लिया प्लांट्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं: लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। 3 टाइप के प्लांट हैं। तो ये प्लांट भी लाइट की तरफ इफेक्ट शो करते हैं। मींस फोटो पीरियड के थ्रू ही इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। फोटो पीरियड इनको कितना मिला है, लाइट का टाइम पीरियड जो है कितना मिल रहा है, उसके बेस पर इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं उनको ज्यादा दिन का समय चाहिए, नाइट टाइम कम चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए नाइट टाइम ज्यादा चाहिए और डे टाइम कम चाहिए। डे न्यूट्रल प्लांट्स पर इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। यानी फोटो पीरियड जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो प्लांट्स को भी इफेक्ट करते हैं। और कुछ एनिमल्स जैसे सीजनल जो ब्रीडर्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव फेज में पर्टिकुलर सीजन के दौरान ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको नाम देते हैं सीजनल ब्रीडर्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ही रिप्रोडक्टिव फेज की जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको नाम देंगे सीजनल ब्रीडर्स। तो ये सीजनल ब्रीडर्स भी लाइट की तरफ अपने इफेक्ट को शो करते हैं। मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट हो, यूकैरियोट्स हो, और चाहे प्रोकैरियोट्स हो, हर एक की जो बॉडी है वो एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स के को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? कॉन्शियसनेस। क्लियर? अब कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो इसी वजह से इसको क्या नाम देते हैं? डिफाइनिंग फीचर। क्लियर? अब जितनी भी स्पीसीज अर्थ पर प्रेजेंट होती हैं, उन सारी स्पीसीज में से सिर्फ होमो सेपियंस यानी ह्यूमन बीइंग्स ही ऐसे हैं जो सेल्फ अवेयरनेस की प्रॉपर्टी रखते हैं।
सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। मीन्स अपने आप को जो जानता है अच्छे तरीके से, अपने लिए किस तरीके से बेटर वे में वो सरवाइव कर सकता है, किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। और वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। क्लियर? तो ये था कंप्लीट अबाउट कॉन्शियसनेस। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि सबकी जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है सेल। क्लियर? सबसे पहले जो है एटम्स बने। सबसे पहले क्या बने? एटम्स। एटम्स ने फॉर्मेशन कर दी मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर दी। यही मॉलिक्यूल जो हैं अर्थ पर बार बार रिएक्शंस की वजह से इन्होंने किस चीज की फॉर्मेशन की? सेल्स की। सेल्स ने मिलकर बनाया टिश्यू। टिश्यू अरेंज होंगे, ग्रुप होगा, ग्रुपिंग होगी, टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स यदि ग्रुप बना लेंगे, फंक्शन एक स्पेसिफिक परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, उसको नाम देंगे ऑर्गन सिस्टम। क्या नाम दिया जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम किसकी फॉर्मेशन करेगा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। क्लियर? तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। मीन्स सेल्स एग्रीगेट होती हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू एग्रीगेट होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। अब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज हैं इनको नाम दे सकते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। कैसे? तो सीख लेते हैं पहले इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं क्या। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अब जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, सारी सेल्स जो हैं वो फंक्शनल होती हैं, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करती रहती हैं, और सेल्स एग्रीगेशन के बाद क्या बनाती हैं? टिश्यू। तो अब हम ये कह रहे हैं कि टिश्यू जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल मान लिया हमने कि सिंपल टिश्यू है कोई प्लांट के अंदर, सिंपल टिश्यू जैसे पैरेन्काइम। अब वो कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो फंक्शन किसके थ्रू परफॉर्म्ड होता है? सेल्स के एग्रीगेशन की वजह से। मीन्स सेल्स जो है वो इकट्ठा होकर सारी की सारी सेल एक जैसा काम करना शुरू कर देती हैं, और उसी इंटरेक्शन की वजह से किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? टिश्यू के फंक्शन की। क्लियर? और ऐसे ही टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाएगा। तो जो ऑर्गन फंक्शन कर रहा है वो और कोई नहीं, फंक्शन कौन कर रहा है? टिश्यू का एग्रीगेशन। बहुत सारे टिश्यू जो है वो इकट्ठा होकर एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। मीन सारे टिश्यू जो है वो फंक्शन कर रहे हैं और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? किसका फंक्शन हो रहा है? एक ऑर्गन का फंक्शन हो रहा है। क्लियर? तो इसी चीज को हम नाम दे रहे हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। मीन्स हायर लेवल का जो फंक्शन होता है वो लोअर लेवल के इंटरेक्शन की वजह से परफॉर्म्ड होता है। क्लियर? तो आई होप यहां तक आप लोगों को सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। हमने 5 फीचर्स, 5 कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। पहला ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब अर्थ पर बहुत ज्यादा नंबर में स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है। अब एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नियरली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर? अब इतनी ज्यादा स्पीशीज यदि अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं तो हर एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना पॉसिबल
नहीं है। हर एक इंडिविजुअल के बारे में हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और उसको रिमेम्बर करना भी मुश्किल हो जाएगा, याद करना आसान नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल के बारे में यदि हम एक एक करके पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक वे हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना। तो इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को इजियर बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। अब क्लासिफाई करना मींस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के कैरेक्टर एक जैसे हैं उनको ग्रुप्स में असाइन करना शुरू कर दिया, ग्रुप्स में बांटना शुरू कर दिया। अब उस ग्रुप के यदि एक मेंबर की कैरेक्टर्स का हमें पता है तो बाकी मेंबर्स के कैरेक्टर्स की स्टडी करना वो जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी के कैरेक्टर जो है वो एक जैसे होंगे तो हमारे लिए जो है वो कुछ हद तक आसान बना देगी चीजों को। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो ये जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पर, इसको क्या नाम देते हैं? डाइवर्सिटी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए बायो वर्ड जो है वो ऐड कर दिया गया। बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जनरली वर्ड बायो लगाते हैं। तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? और अर्थ पर एस्टिमेटेड कितनी बायोडाइवर्सिटी है? 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। क्लियर? तो अब इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी की स्टडी इजियर बनाने के लिए हम अलग अलग स्टेप्स को यूज करते हैं। अलग अलग स्टेप्स को यूज किया जाता है। जैसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कैरेक्टराइजेशन। कोई नई लिविंग स्पीशीज जो है यदि वो डिस्कवर की जाती है तो पहले उसके कैरेक्टर्स को देखा जाता है। कैरेक्टर्स को देखने के बाद ये चेक किया जाता है कि उसके जो कैरेक्टर हैं वो किसी और स्पीशीज से, किसी और ग्रुप से मिलते हैं या नहीं मिलते। तो उसको आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की जाती है। अब आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसको एक पर्टिकुलर नेम असाइन किया जाता है, तो दैट इज नोमेनक्लेचर। और ये सब होने के बाद जब यदि वो ग्रुप से सिमिलर है तो उसको पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है एंड दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो 4 स्टेप्स हम कौन कौन से यूज करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अब यही स्टेप्स एक ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर इंक्लूड किए गए, मतलब स्टेप्स और रूल्स जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या नाम देंगे? टैक्सोनॉमी। क्लियर? अब कैरेक्टराइजेशन के बेस पर, कैरेक्टर्स के बेस पर टैक्सोनॉमी जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड की जाती है। ऑल टाइप में टैक्सोनॉमी, क्लासिकल और मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कौन कौन सी? क्लासिकल और मॉडर्न। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी होती है उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही कंसीडर किया जाता है। किन कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही यूज किया जाता है सिर्फ। लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसके अंदर एक्सटर्नल कैरेक्टर प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स। जनरली हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी को नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स इज मॉर्फोलॉजी। और स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स, इंटरनल
बॉडी ऑर्गन्स दैट इज नोन एज एनाटॉमी, उसको क्या नाम देंगे? एनाटॉमी। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी भी इंक्लूड की गई। इसके साथ साथ क्या और इंक्लूड किया गया? अब क्योंकि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के टाइम पर, जब मॉडर्न टेक्सोनॉमी को क्लास बताया जा रहा था, तो उस टाइम पर डीएनए की स्टडी भी हो गई थी। तो इसी वजह से रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स भी स्टडी किया जा रहा था उसके साथ साथ। क्लियर? और यही एक और ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम ये सारे कैरेक्टर्स, ये सारे स्टेप्स करते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी देखते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, इंटरनल रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, और इसके अंदर इंक्लूड किया गया था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशन के बेस पर किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या अर्थ पर अभी तक हैं, किन से रिलेटेड स्पीसीज हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया था ब्रांच ऑफ साइंस, एंड दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज सिस्टमैटिक। क्लियर? तो टेक्सोनोमी ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे स्टेप्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली ग्रुप्स असाइन किए जाते हैं, यानी अलग अलग स्टेप्स को किया जाता है। और 4 स्टेप किए थे हमने। कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज नॉमेनक्लेचर, एंड फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को जो आज टॉपिक हमने डिस्कस किया है, पहले हमने डिस्कस किया था कॉन्शियसनेस, उसके बाद हमने डिस्कस किया इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, और थोड़ी बहुत जो है नॉलेज हमने गेन की बायोडाइवर्सिटी के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें टेक्सोनॉमी के बारे में हमने स्टडी किया, सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में हमने स्टडी किया। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर जो है वर्नाकुलर, साइंटिफिक, यानी अलग अलग बेसिस पर यदि लोकल नेम दिए जाते हैं तो वर्नाकुलर, और यदि साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं तो वो अलग प्रोसीजर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नॉमेनक्लेचर के बारे में सीखेंगे। और यदि इस वीडियो में यदि आप लोगों का कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।